हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 180 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 181 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपको इसे कैसे लिखना है और किन बिंदुओं को इसमें ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति मांग एवं पूर्ति के बाजारी व्यवस्था को नकारती है, लेकिन सुल्तान ने राजकीय स्तर पर इसे स्थापित करने का हर संभव प्रयास किया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने उत्तर लिखा है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति संपूर्ण सल्तनत काल में किसी सुल्तान के द्वारा किया जाने वाला मौलिक प्रयोग था। इसका उद्देश्य कम वेतन पर स्थायी सेना रखना था जिससे कि साम्राज्य का विस्तार एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा विभिन्न इतिहासकारों ने इसके पीछे का उद्देश्य भिन्न भिन्न बताया है। जैसे बर्नी ने हिंदुओं को सजा देना बताया, जबकि अमीर खुसरो ने जनहित का उद्देश्य बताया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसके लिए विस्तृत बनाए गए एवं जटिल संस्थागत प्रयास भी किए गए। जैसे उसके विभिन्न वस्तुओं के 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए, मंडी, सराय ए अदल एवं घोड़ा, दासों तथा मवेशियों का बाजार। वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने के लिए रई दर तालिका दुकानों के समक्ष रखवा दिया। वस्तुओं की बिक्री निर्धारित मूल्य पर हो, इसके लिए आपूर्ति सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया गया। बंजारा, मुल्तानी किसानों इत्यादि के माध्यम से कपड़ा एवं अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। सामान्य वस्तुओं की मांग भी जरूरत के अनुसार पूर्ति की गई। प्रत्येक बाजार सहना ए मंडी के अधीन होता था और इसमें सभी व्यापारियों को पंजीकृत किया जाता था। सुल्तान को 3 स्वतंत्र स्रोतों सहना, बरीद और मुनिहान से बाजार के बारे में प्रतिदिन सूचना मिलती रहती थी। निष्कर्षतः अलाउद्दीन खिलजी ने इस नीति द्वारा बाजार की मांग एवं पूर्ति के स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया, जिसमें उसे समुचित सफलता नहीं मिली। अंततः यह नीति त्याग दी गई क्योंकि यह आर्थिक विकास की दृष्टि से अच्छी नहीं थी। इस नीति से केवल उपभोक्ता वर्ग लाभान्वित हुए, उत्पादक वर्ग नहीं। प्रथम दृष्टया तो ये नीति सफल लगती है, किंतु इसमें कई खामियां भी थीं जो राजनीति को मजबूत कर रही थी पर अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर रही थी। हालांकि आगे चलकर यह नीति शेरशाह एवं अकबर के खेती हर सुधारों हेतु आधार का क्या किया, काम किया या क्या किया। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, आपने जो बात निष्कर्ष में लिखी है ना, वास्तव में इसी का आपको विश्लेषण करना है। सबसे पहले मतलब आपको जो प्रश्न की उत्तर की शुरुआत करनी है, वो इसी को बेस बना के काफ़ी गहनतापूर्वक विश्लेषण करना है। समझ गए? फिर आप क्या करेंगी कि ये जो बातें आपने थोड़ी थोड़ी लिखी हैं, इन थोड़ी थोड़ी बातों को आप उसमें लिंक करेंगे। आपको ये सब बताने की इस प्रश्न में फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। समझ रहे? हाँ, इससे 1-2 पॉइंट आप अब्स्ट्रैक्ट कर सकती हैं, बट इतना तथ्यात्मक होकर आपको वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपसे जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न अलग है और आपने जो उत्तर लिखा है वो आपने बाजार नियंत्रण पे लिखा है। क्लियर? अब आपने ऐसा किया क्यों है, तो हम आपको बताते हैं कि देखिए, आपने जब देखा कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति के बारे में बताइए। क्लियर? और मांग एवं पूर्ति के बाजारी व्यवस्था को नकारती है। तो होता क्या है कि जब ऐसे प्रश्न आप देखती हैं और ऐसे टॉपिक जब आप कहीं पर पढ़ती हैं, तो ये टॉपिक वास्तव में आपसे 1 से 2 घंटे का काफ़ी गहनतापूर्वक विश्लेषण मांगते हैं। खासतौर पर अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों को लेकर जब हम मेडवल इंडिया पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑप्शनल में, तो वहाँ पे हम आपको लगभग 3 से 4 लेक्चर में सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी की इकोनॉमिक पॉलिसी को बताएंगे और वास्तव में उसके आर्थिक सुधारों में जो मुख्य सुधार था वो था एग्रीकल्चर का सुधार। और उस एग्रीकल्चर के सुधार के 2 पार्ट थे, एक रेवेन्यू सुधार और एक बाजार नियंत्रण नीति। समझ गए? तो आपसे ये प्रश्न पूछा है कि आप हमें अब बताइए कि बाजार नियंत्रण नीति क्या थी
और जब आप बाजार नियंत्रण नीति, वो आपसे ये नहीं पूछा है कि बाजार नियंत्रण नीति बताओ, उसने क्या किया एग्जामिनर ने कि बाजार नियंत्रण नीति की जो आलोचना थी, अर्थात बाजार नियंत्रण नीति का जो फेलियर था, उस फेलियर का जो एक रीज़न था वो ये था कि ये मांग एवं पूर्ति की बाजारी व्यवस्था के अनुरूप नहीं थी। समझ गई? तो आपसे इसने दो प्रश्नों को एक साथ मर्ज कर दिया। एक तो आपसे इसने इसकी आलोचना कह दी और दूसरी इसने कह दी सुल्तान की महत्वाकांक्षा, मतलब कि ये नीति भले ही मांग एवं पूर्ति के अनुरूप ना रही हो, फिर भी सुल्तान ने इसे हर संभव तरीके से स्थापित करने का प्रयत्न किया। क्यों किया? देखो, अब यहाँ पे जब आप पढ़ोगे ना कि एक तो मांग एवं पूर्ति के विपरीत थी, ठीक है, तो फिर उसने स्थापित क्यों किया और स्थापित करने के पीछे का उसका कारण क्या था? तो उसका जो मंतव्य आपने यहाँ पे बताया कि स्थायी सेना रखना था। तो अब स्थायी सेना क्यों रखना चाह रहा था? क्योंकि उसे मंगोलों से रक्षा करनी थी और अपने साम्राज्य को विस्तृत रूप देना था। समझ गए? तो अब आपको पता चला कि अच्छा, मूल कारण ये था उसकी बाजार नियंत्रण नीति का सेना, अर्थात सेना के इर्द गिर्द ही उसने अपनी ये नीति बनाई। समझ गए? अब जब आप अपनी ये नीति आप समझ गए, तो अब आपको बताना है कि वास्तव में ऐसा उसने किया क्यों। समझ गई? नहीं समझ पाई होंगी आप, क्योंकि कंफ्यूज हो गई होंगी कि इतना बड़ा डिटेल आप कैसे समझा दे रहे हो। तो देखो, सिंपल सा आपसे उसने ये कहा है कि आप हमें बाजार नियंत्रण नीति की जो आलोचना है, मतलब उसकी फेलियर का जो एक कारण है वो है मांग एवं पूर्ति की व्यवस्था पर आधारित न होना। दूसरा उसकी फेलियर का कारण है उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा उसे न अपनाया जाना। तीसरा उसका कारण ये है कि उस समय किसानों को इसमें किसी तरह का लाभ नहीं मिल रहा था। हालांकि ये इसी से ऊपर वाली से ही लिंक हो जाएगा, क्लियर। चौथा कारण ये है कि उस समय ये जो व्यवस्था थी ये केवल और केवल दिल्ली तक केंद्रित थी, या उस समय उसकी पूरी सल्तनत में केंद्रित नहीं थी, क्लियर। तो ये कई सारे फेलियर के कारण बताए जाते हैं इतिहासकारों के द्वारा। तो आपसे जो प्रश्न पूछा वो पहले पे पूछा है कि ये मांग एवं पूर्ति की व्यवस्था के विपरीत थी, इसलिए ये फेल हो गई। तो अब आपको पहले इसे एक्सप्लेन कर देना है कि आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति मांग एवं पूर्ति के कैसे विपरीत थी। तो आपको पता है कि इसमें क्या होता था कि नियत मूल्य पर, नियत समय पर, नियत व्यक्ति को, क्लियर, और नियत मात्रा में, मतलब ये 4 पॉइंट आप समझ गए, इस अनुरूप इस व्यवस्था का संचालन होता था। समझ गए? साथ ही क्या होता था कि जो किसान फसल लेकर आते थे तो उन्हें अपना रेवेन्यू, क्षेत्र के आसपास के जो किसान होते थे दिल्ली के, उनको अपना रेवेन्यू वास्तव में जिन्स के रूप में देना पड़ता था। जिन्स का मतलब अनाज के रूप में। जिन्स वास्तव में इकोनॉमी की शब्दावली है। जब हमने आपको फ्यूचर कमोडिटी मार्केट पढ़ाई थी इकोनॉमी की बुक सीरीज में, तो वहाँ पे हमने आपको जीन्स के बारे में बताया था कि किस तरीके से जीन्स को उस पे फ्यूचर कमोडिटी मार्केट में यूज किया जाता है, क्लियर। तो जीन्स वास्तव में एक तरीके से कृषि उत्पादों का एक समुचित नाम होता है। तो जिन्स के रूप में देने की बात की गई। अब बताओ कि जिन्स के रूप में जब किसान देगा और इसकी फसल को निश्चित दाम प्राप्त है, निश्चित मात्रा प्राप्त है, ऐसा नहीं है कि किसान 1 किलो उपज आके यहाँ पे दे दे और बाकी 99 केजी वो किसी और मोहल्ले में या किसी और प्रांत में जाकर बेच आए। बिल्कुल भी नहीं, फिक्स होता था कि हाँ इतना आपको यहाँ पर देना ही है आके। अब जब ये उतना रेवेन्यू के रूप में जिन्स यहाँ दे देंगे तो आप बताइए किसानों को क्या मिला? एक निश्चित मात्रा में पैसा मिल गया। अब सोचो, अगर किसान को लगता था कि उस साल उसको 1700 रुपये मिलेंगे, बट उसे उस साल केवल 1300 रुपये ही मिले, तो उसे 400 रुपये का घाटा हुआ कि नहीं हुआ? 400 का उसे घाटा हुआ, ये बात ठीक है, बट वो किसान जब बाहर बाजार से अपनी दैनिक ज़रूरतों की वस्तुएं खरीदने गया तो उसे वो वस्तुएं तो 1700 रुपये में ही मिल रही, तो उसे 400 रुपये अपनी जेब से देने पड़ जाते थे। तो इसलिए किसान हतोत्साहित हो गए और उन्होंने इस व्यवस्था से अपने आप को दूर करने का प्रयत्न किया। समझ गए? दूसरी बात ये थी कि इससे क्या हो रहा था कि जो व्यापारी होते थे बाजार में, जिनको सहना के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता था,
तो उन व्यापारियों को, छोटे छोटे व्यापारियों को किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं होता था। देखो, प्रॉफिट किसी को कब होता है? इकोनॉमी की शब्दावली में आप पढ़ती होगी कि मांग और पूर्ति के आधार पे। जब मांग ज़्यादा हो और पूर्ति कम हो तो वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। क्लियर? और जब पूर्ति ज़्यादा हो और मांग कम हो तो वस्तुओं के दाम कम हो जाते हैं। अब ये चीज़ हो ही नहीं रही, मतलब मांग बिल्कुल फिक्स है कि इतनी ही हमें चाहिए, पूर्ति भी पूरी तरह से फिक्स है कि इतना ही चाहिए। तो आप बताओ, प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं ना। छोटी सी बात है कि अगर आपको एक ही दाम पे हमेशा एक ही चीज़ मिलती रहे, कि हाँ दूध का पैकेट हमारा 24 रुपये का है, तो 24 रुपये, आप बताइए ये पूरे महीने का अगर 24 का ही अमाउंट रहेगा तो आप 720 रुपये दूध के निकाल कर अलग कर दोगे। और अगर आपको ये पता चल जाए नहीं अभी ये 24 का है, 3 दिन बाद ये 28 का हो जाएगा, फिर ये 20 का हो जाएगा, फिर ये 15 का हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? उस अमाउंट को बचा कर रखेंगे और हो सकता है 720 की जगह आपके 480 में ही काम चल जाए। समझ गए? तो ये चीज़ यहाँ पे समाप्त हो गई। और ये जब समाप्त होगी तो कहा गया कि वास्तव में ये अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति की फेलियर का एक मुख्य कारण था। किंतु फिर भी सुल्तान ने इसे स्थापित करने का प्रयत्न किया, अर्थात सुल्तान ने अपनी सैनिकों की इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए या फिर अपने साम्राज्य को मंगोलों के हमलों से बचाने के लिए इस व्यवस्था को हर संभव रूप से अपनाने का प्रयत्न किया। किंतु बाद के उसके उत्तराधिकारियों ने इस व्यवस्था को त्याग दिया। समझ गए? अब आपने जब इतना लिख दिया, वास्तव में एक्सप्लेन हो गया उत्तर। अभी हमने आपको काफ़ी डिटेल बताया, अभी हम बता देंगे इसको कैसे करना है। फिर आप बताएंगे कि किंतु गहराई से देखें, ये बात अलग है कि उसकी ये व्यवस्था मांग एवं पूर्ति की वजह से असफल हो गई, लेकिन इसने उस समय सल्तनत में ना तो अनाज की उपज की कमी होने दी, ना ही किसी भी प्रकार के अकाल को उत्पन्न होने दिया, और ना ही किसी भी प्रकार के किसानों की स्थिति को दयनीय बनाया। ये बात अलग है कि किसानों को उनकी दाम के अनुरूप नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन किसानों को कई प्रकार की सुविधाएं, कृषि सुधारों को प्रमोट करके, नहरों का निर्माण करा के उनकी उपज को बढ़ावा दिया। समझ गए? तो इससे वहाँ की इकोनॉमी उस समय दिखने में तो मजबूत लग रही थी, किंतु वो अंदर से खोखली हो गई थी। अर्थात राजनीतिक ज़रूरतों के हिसाब से तो उसकी स्थिति मजबूत हो गई थी, किंतु आर्थिक रूप से उसकी स्थिति कमज़ोर हो गई थी। और वास्तव में जब किसी साम्राज्य की इकोनॉमी कमज़ोर हो जाती है तो आगे चलकर जो उसकी पॉलिटी है वो ज़्यादा समय तक मजबूती नहीं प्राप्त कर पाती या ज़्यादा समय तक मजबूत होकर नहीं रह पाती। ये बात आगे चलकर मोरलैंड कहते हैं। मोरलैंड नाम के हिस्टोरियंस हैं। साथ ही कई सारे लोगों ने लिखा है इन पर। बनारसी दास सक्सेना ने भी लिखा है, के.एस. लाल ने भी लिखा है, काफ़ी सारे हिस्टोरियंस ने मिलकर इस पर डिबेट की है। क्यों? क्योंकि इसका केवल और केवल वर्णन बर्नी के द्वारा किया गया है और बर्नी के ही संदर्भ को सबने बेस बनाया। जैसा आपने अमीर खुसरो वगैरह को लिखा है, तो इन्होंने बर्नी को ही बेस बनाया है। लिखा बर्नी ने ही सब कुछ है, इसका पूरा वृत्तांत उसने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में लिखा है ये सारी चीज़ें। समझ गए? अब आपने ये चीज़ें लिख दी और इससे आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा इसको सर क्रमागत रूप से आप बता दीजिए। तो क्रमागत रूप से आप इसको ऐसे लिख सकती हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी हमें बरनी की तारीख ए फिरोज शाही से मिलती है, जिसमें इसकी असफलता को लेकर मांग एवं पूर्ति के सिद्धांत की बात की गई। अर्थात इस व्यवस्था में नियत मूल्य पर नियत समय में नियत मात्रा में नियत व्यक्ति को, ये लाइन जरूर आपको लिखनी है, नियत व्यक्ति को अपनी फसल की उपज देनी होती थी। अर्थात इस स्थिति में किसान को उसकी उत्पादकता के अनुरूप वो मूल्य नहीं मिल पाते थे जिस कारण वो अपनी उस उपज के अलावा बाहर की दैनिक वस्तुओं की पूर्ति कर सके। साथ ही उस समय के छोटे व मझोले किसानों को भी इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लाभ की गुंजाइश नहीं होती थी, जिस कारण वो हतोत्साहित हुए। किंतु सुल्तान ने इसे बनाए रखने का हर संभव प्रयत्न किया, कारण ये व्यवस्था वास्तव में सैनिकों की संख्या से जुड़ी हुई थी, कारण उसे मंगोलों के आक्रमणों से रक्षा करनी होती थी। समझ गए? गहराई से देखें तो सुल्तान ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कई सारे प्रोविजंस किए, कई प्रकार के सुधारात्मक रवैये अपनाए। अब आप इसमें बता दो कि उसने कैसे
गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत किया, कैसे उसने सेना की नियुक्ति की, कैसे उसने मुनाहिन की नियुक्ति की, कैसे उसने बरीद बनाए, कैसे उसने मुस्खराज की नियुक्ति की। ये सारी चीज़ें आप बता दो। समझ गए? अब आप बता दोगे और फिर यहाँ पे इसके अच्छे पक्ष को बता दो कि इस व्यवस्था ने, भले ही ये व्यवस्था बाद के कालों में उतनी प्रचलित न रह पाई हो या उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा त्याग दी गई हो, किंतु उसके शासन काल तक इस व्यवस्था ने राजधानी के क्षेत्र के आसपास ना तो किसी भी प्रकार के अनाज की कमी होने दी और ना ही किसी भी प्रकार की उस समय अकाल की स्थिति को पूरी तरीके से अवॉइड करने की कोशिश की। अर्थात इसने हर संभव तरीके से अकाल जैसी विपदा से निपटने का प्रयत्न किया। समझ गए? जो कि उस समय एक कल्याणकारी शासक को दर्शाती है। किंतु आगे चलकर इसके उत्तराधिकारियों के द्वारा न अपनाया जाना, साथ ही मांग एवं पूर्ति के सिद्धांत के प्रतिकूल होना इसकी विफलता का कारण बना। कारण क्योंकि राजनीतिक रूप से तो उसकी ये महत्वाकांक्षा में सहायक बन गई, किंतु आर्थिक जड़ों ने इसकी सल्तनत को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। और जब भी आर्थिक रूप से कोई सल्तनत खोखली हो जाती है, अर्थात राजस्व की उगाही कम हो जाती है, किसान हतोत्साहित हो जाते हैं, व्यापारी वर्ग हतोत्साहित हो जाते हैं, तो राजनीति की वो ध्वज पताका ज़्यादा लंबे समय तक नहीं फैल सकती, अर्थात ज़्यादा लंबे समय तक उसका स्थायित्व नहीं बना रहता और वो पतन का शिकार हो जाती है। ऐसे आपका उत्तर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? दूसरी बात आपके लिए कि आपने अगर इस टॉपिक को लिखा ही है तो हमारे लगभग प्रीवियस कई सारे पार्ट्स हैं, 4 से 5 पार्ट हैं। हम उनको अपने टेलीग्राम चैनल पर लिंक शेयर कर देंगे आपके इस आंसर के बाद, तो आप उन क्वेश्चंस को भी देख लें, जिससे अलाउद्दीन खिलजी की इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में काफ़ी आपको गहनता मिल जाए और आप इनसे संबद्ध अन्य प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से लिख सकें। क्लियर? उम्मीद है आपको न केवल, देखो मैंने क्या किया ना, यहाँ पे आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश की। वैसे ये टॉपिक काफ़ी गहन है और इसको जब तक आप उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को देख कर नहीं पढ़ेंगे तब तक इस पर एक गहन समझ आप नहीं बना पाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे राजनीतिक परिस्थितियों को बेस बनाकर, उसके रेवेन्यू रिफॉर्म को बेस बनाकर अगर आपको समझाऊंगा तो लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, तभी आपको एक व्यापक समझ बन पाएगी। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि उसके थोड़े से इनपुट्स को आपको बता दूं, ताकि आपके अंदर वो होल्स ओपन हो सकें और जब हम आपको मेडिवल इंडिया पढ़ाएं तो आपको इस टॉपिक की काफ़ी गहन समझ हो सके। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही आपको ये भी पता चला होगा कि वास्तव में आपको अपने उत्तर में किस तरीके से आंसर को गढ़ना है और किन किन बिंदुओं को ऐड करना है और किन किन बिंदुओं को नहीं ऐड करना है। क्लियर? तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।